कैसे हैं दगड़िए सब? बढ़िया होंगे। आज बागेश्वर के लोगों को बहुत बड़ी बधाई का दिन है कि हमारा जनपद, हमारा ज़िला 26 साल का हो गया है। और इस बधाई से पहले उन तमाम लोगों का सम्मान होना ही चाहिए जो हमारे बीच में हैं और नहीं हैं, जिन सामाजिक और राजनीतिक, या मैं राजनीतिक शब्द का भी इस्तेमाल करूँगा, एक्टिविस्ट, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी एक्टिविस्ट होते हैं, जिन सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविस्टों के सतत संघर्ष की बदौलत बागेश्वर जनपद का गठन हुआ, उनको आज तहे दिल से नमन, उनको सम्मान हम सबको चाहिए कि हम दें, उनको सम्मानित करें, क्योंकि संघर्षों की बदौलत जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसका एक लंबा इतिहास भी होता है। इस पर फिर कभी भविष्य में, लेकिन आज जो सवाल होना चाहिए कि वो यह होना चाहिए कि हम 26वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इन 26 सालों में बागेश्वर ने क्या पाया, क्या खोया? पाया तो बहुत कुछ। जैसे पहले जनपद स्तरीय संगठन जो होते थे अल्मोड़े के नाम से होते थे, भाजपा का जनपद सम्मेलन स्तर का संगठन, कांग्रेस का, विभिन्न राजनीतिक दलों का, आंदोलनकारी संगठनों का, ये हमने पाया है। जिलाधिकारी 30, 40, 45 में से 52 विभाग होने चाहिए, वो हमको मिले हैं। ये जब जिला बनता है तो उस जिले के परिसीमन की जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं वो कहीं कागजों में तो कहीं ज़मीन पर दिखती हैं। जब हम एक पैमाना होता है नापने का, तो उस पैमाने को जब हम सामने आते हैं, उस पैमाने को सामने लाते हैं, तो उसमें आता है, सबसे पहले आता है गरीबी। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या जिला बनने के बाद पर कैपिटा इनकम के ही आधार से सही? वैसे पर कैपिटा इनकम जो है वो कम से कम गरीबी नापने का यंत्र तो नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसके आधार पर उसको तैयार किया जाता है। लेकिन यह सवाल है कि इन 25 सालों में, आज हम 26वें साल में जा रहे हैं, गरीबी बढ़ी है या घटी है? महत्वपूर्ण सवाल है। गरीबी को नापने का जो एक तरीका सरकारों ने अपनाया था कि बीपीएल और एपीएल, अंत्योदय, वो कम से कम पूरे भारत के हिसाब से उत्तराखंड में तो मेल नहीं खाता था, लेकिन जब भारत के हिसाब से या देश के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से जब योजनाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में फैलती हैं। और शायद यही वजह रही कि जब ये बीपीएल श्रेणियों को बनाया जाने लगा तो गांव के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन भी सामने आया कि जिसका बड़ा मकान था, जो श्रेणी में नहीं आता था, उसको भी बीपीएल का नंबर मिल गया। और बीपीएल नंबर मिल के कई फ़ायदे होते थे, सरकार की कई योजनाएं और कई चीज़ें उसके सामने आती थी। तो उत्तराखंड में अंत्योदय के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बीपीएल नंबर पहले दिन से ही शंकाओं के घेरे में थे और शिकायतों के साथ अच्छे गचे जुड़े हुए थे। लेकिन इसलिए हम अंत्योदय और बीपीएल और एपीएल के आधार पर तो कम से कम गरीबी को नहीं नापेंगे। गरीबी को नापने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है शिक्षा का क्षेत्र। अभी आपने देखा होगा इन 26 सालों में, 25वां साल ख़त्म हो गया, 26वां चल गया है, कितने प्राइवेट स्कूल यहाँ खुले हैं। एक लंबी बाढ़ आपको गांव से लेकर शहर तक दिखाई देगी, लंबी बाढ़। उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए गांव से कितना प्रतिशत लोग निकल कर स्कूलों के आसपास किराए के मकानों में रह रहे हैं? वो 10 बाई 12 के कमरे में ही 2-3 बच्चों को लेकर रह रहे हैं, वो अलग सवाल है, लेकिन रह रहे हैं। इस आधार पर अगर हम गरीबी को नापें तो गांव के अंदर जो शेष बस्ते हैं, जो नहीं आ पाते हैं उन प्राइवेट स्कूलों तक पढ़ने के लिए, तो
तो वो गरीबी की श्रेणी में माने जाने चाहिए, माने ही जाने चाहिए। चिकित्सा सबसे बड़ा है कि चिकित्सा को लेकर आप देखिए कि कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड का मतलब आपने चिकित्सा को निजी क्षेत्रों में फेंक दिया है, सेवाओं को निजी क्षेत्रों को एक तरह से सौंप ही दिया है। कितने लोग हैं जो सहजता से, सहजता के साथ निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, और कितने लोग आयुष्मान कार्ड को लेकर जाते हैं। आयुष्मान कार्ड को लेकर जो जाता है उसको हम गरीबी की रेखा में मान सकते हैं, माना ही जाना चाहिए। और भी कई पैमाने हैं, और भी कई पैमाने हैं। किसी के घर में कोई रोज़गार है, नहीं है, किस रोज़गार से जुड़ा है, दैनिक मजदूर है, आदि आदि आदि। लेकिन यहाँ दो ही चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। अब थोड़ा सा बागेश्वर में रोज़गार की ओर पलट कर देख लें। इन 26 सालों में गांव के अंदर रोज़गारों के सृजन को लेकर हो सकता है कि बहुत माथापच्ची की हो, कई बड़ी बड़ी भीमकाय परियोजनाएं उत्तराखंड में चली, उन्होंने कई समूह बनाए हों, लेकिन समूहगत विकास कागजों से बाहर अगर कहीं दिखता है तो बताइए, हम वहाँ जाकर देखना चाहते हैं। बहुत पहले किसी बिस्कुट का जिक्र, मडुए से बनने वाले बिस्कुट का जिक्र प्रधानमंत्री जी की जो वो बोलते हैं भाषणों में, अपनी बात में था, अब बहुत अखबारों में छपा। आज की तारीख में वो बिस्कुट कहाँ खड़ा है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ पड़ा है, एक्सपायरी डेट में है या अभी उसकी एक्सपायरी डेट बची है। ये पैमाना आपके रोजगार सृजन के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं। निश्चित रूप में सरकार कह सकती हैं, दावा कर सकती हैं कि हमने इतने लोगों को सरकारों के ऋण उपलब्ध कराए, और इतने लोगों के जो प्रोजेक्ट बने उस हिसाब से कह सकती है कितने हज़ार लोग रोजगार में हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बेईमानी होगी, क्योंकि जो लोन आप देते हैं उसके पीछे एक सब्सिडी जोड़ते हैं, छूट जोड़ते हैं। छूट, ब्याज, सब्सिडी, ब्याज और एक सीमित एक दूरी, उस दूरी में जाके ऋण वापस करना। जब इस पूरे को जोड़ा घटाया जाता है तब लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को आपने बहुत लाभ पहुंचाया, फ्रिज बनाने वाली कंपनियों को आपने बहुत लाभ पहुंचाया, बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादों को आपने लाभ पहुंचाया उस ऋण की बदौलत। लेकिन ऋणों का बहुत बड़ा हिस्सा वो रोजगार सृजन करता हुआ नहीं दिखता है जिस रोजगार सृजन के हिसाब से ऋण बांटे जाते हैं। ये गांव की स्थिति है। समूहगत में आपने बहुत पैसा खर्च किया, सहकारिता के हिसाब से आजीविका करके एक परियोजना थी, अब बागेश्वर में नहीं है, और उसी के समानांतर रीप करके आ गई है, REAP। मैं रीप वालों से, अच्छा रीप की विशेषता क्या है? आजीविका में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, सब ये संविदा भी नहीं कहेंगे, सब वो कंपनियां जो रखती हैं अपने यहाँ उस तरह के थे। आजीविका में जो कर्मचारी बागेश्वर में थे या अन्य जनपदों में, वो रीप में आ गए हैं। आजीविका ने क्या काम किया सर? आज की तारीख में तो आजीविका का कोई दफ्तर भी बागेश्वर में नहीं है। तब हमको मालूम पड़ता नहीं, विभिन्न समूहों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, और सहकारिता के माध्यम से अगर कहीं कोई काम चल रहा है तो उसका खुलासा भी नहीं होता है। तो दूसरा जो रोजगार सृजन का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, उस पर भी हमको बहुत उपलब्धियों के नाम पर तो कुछ दिखता नहीं है। अगर कहीं दिख रहा है तो बताइए, हम उसको सार्वजनिक करेंगे, सरकार को धन्यवाद देते हुए सार्वजनिक करेंगे। गरीबी को हम रोजगार के साथ जोड़ते हैं, शिक्षा चिकित्सा के साथ जोड़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए गरीबी को हम किनारे कर देते हैं, क्योंकि गरीबी विश्व समस्या है। गरीबी विश्व समस्या है। पूंजीवादी देश बात में जो अमेरिका का आदि देशों का जिक्र करते हैं, वहाँ का भी गरीबी देखिएगा, अद्भुत नज़ारा मिलेगा गरीबी का, वहाँ दयनीय नज़ारा। खैर, बागेश्वर में 26 साल हो गए, चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं? क्या बागेश्वर जिले का कोई जिला अस्पताल है?
और जो अस्पताल बागेश्वर नगर में है, अगर वो जिला अस्पताल है तो बागेश्वर की पीएचसी या सीएचसी, बागेश्वर में नगर पालिका भी है और बागेश्वर में विकास खंड भी है। विकास खंड और नगर पालिका के आधार पर पीएचसी और सीएचसी जो होती हैं वो कहाँ है बागेश्वर की, किस एक नंबर कौन से एक कमरे में चल रही हैं, ये सवाल उठेगा ही उठेगा। इसलिए आज तक किसी नेता ने खुल के नहीं कहा कि इधर को बागेश्वर में जिला अस्पताल है। नारायण दत्त तिवारी के समय में जो एक बहुत बड़ा भवन बना था उसको कई लंबे समय तक जिला अस्पताल कहते रहे, वो चर्चाओं में कहते रहे। खैर, एक महिला अस्पताल बहुत बहुत पहले था। उत्तर प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम इसका विस्तार करेंगे। कहाँ है? मैं राज्य बनने के 24-25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? क्या बागेश्वर जनपद का अपना कोई महिला चिकित्सालय है? शायद कोई नेता इस बात का जवाब खुल कर देने की स्थिति में नहीं होगा। गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपने बनाया है। गांव के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या गांव के हॉस्पिटल गांव की बीमारियों को दूर करने में सक्षम है? मरीज को गांव के अंदर ही रोक कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की स्थिति में है, उसका पूरा इलाज करने की स्थिति में है? या वो गांव से बाहर निकलकर सीएचसी पीएचसी से होता हुआ कथित जो जिला अस्पताल कथित है बागेश्वर में, वहाँ से होता हुआ वो रेफर हो रहा है बागेश्वर? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। इन 26 सालों में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या सुधार किया? जनता का सवाल देखेंगे तो हम अपने निश्चित रूप से बहुत से डॉक्टर आए होंगे, गए होंगे, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में 26 सालों में हम अगर अपने विकास को मीटर से नापेंगे, स्केल से नापेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने नहीं आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा शुरू में कि जैसे चिकित्सा प्राइवेट हाथों में बहुत प्यार से सौंपी जा रही है, वैसी चिकित्सा भी सीधे सीधे प्राइवेट हाथों में जा रही है। बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जिन बच्चों को आपने बीएड करवाया था, अगर हम रोजगार सृजन के क्षेत्र में देखें तो एक सवाल की बागेश्वर में कुल कितने बच्चे बीएड करने के बाद सरकारी कामों में लगे हैं, कितने फार्मेसिस्ट फार्मेसी करने के बाद सरकारी या गैर सरकारी कामों में लगे हैं, एक बड़ा आंकड़ा रोजगार के साथ मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बच्चे पढ़ लिख के आए, बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी किया, तो कहाँ खड़े हैं? और जिस हौसले के साथ, हौस कहते हैं पहाड़ी में एक शब्द जो हौस, जिस हौस के साथ उन्होंने ये सब पढ़ाइयाँ की थी, एक बड़ी कमाई अपने गरीब माता पिताओं की जेब से निकाल कर ये पढ़ाई की थी, क्या उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है? विपरीत इसके 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपये ली के शिक्षक जो ये क्या है व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ा रहे हैं, वो वही लड़के हैं जिन्होंने बड़े हौस से ये सब किया था। ये पैमाना शिक्षा का है। हम बागेश्वर के गाँव से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो कब बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं, ये आपकी शिक्षा का अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो बहुत बड़ा पढ़ने के लिए लोग देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ऐसी गाँव के अंदर है। चिकित्सा की हालत खराब है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है। हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं गाँव में, राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय हाई स्कूल हैं, राजकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं, लेकिन कहीं से भी एक बहुत बड़ा मतलब ये कहने के लिए कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा चला है, इक्का दुक्का को छोड़कर नहीं मिल रहा है। इन 26 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बड़ा चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। बागेश्वर के बड़े क्षेत्र में जहाँ पर ये सफ़ेद पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन खड़िया है, वहाँ तो गांव के गांव जो नाप भूमि थी, जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर था,
आश्चर्य होता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने खड़िया खदानों के लिए स्वीकृत कर दिया है। आश्चर्य होना ही चाहिए कि जब हम अगर देखें तो राज्य बनने के बाद या उत्तराखंड जिला बनने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1868 की बात कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने नियम कानून यहाँ थोपने शुरू किए, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, 51-52 की बात कर रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कितना एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बढ़ा। अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपने रत्ती के हिसाब से नहीं बढ़ाया, वो घटा है। टिहरी डैम के हिसाब से बहुत बड़ा घटा है। ये बागेश्वर की मैं बात करता हूँ, तो बागेश्वर में जो खड़िया खदानें हैं वह सीधे सीधे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म कर रही हैं। और जिनको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा विकास है तो वो चौंकेंगे। 10, 12, 14 साल में जब आपकी खड़िया निकल चुकी होगी ज़मीन से 10-12 मीटर जो आपको एक क्राइटेरिया से खोदना है, उसके बाद जब आप इन खेत उस ज़मीन को छोड़ के चले जाएंगे और कहेंगे कि भूमालिक अपनी जगह उसका स्वामी है, खेत की शक्ल भी बना देंगे, तो उसमें से उत्पाद होने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब होता है उत्पाद। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गहत, भट, गेहूँ, धान, एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब होता है ये। और जो ज़मीन बहुत बड़े लेवल पर 70-80 या शायद अब तो 100 के आसपास पहुंचने वाला है, सुनने में आ रहा है आंकड़ा, जो खड़िया खदानों को आपने दिया है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर दिया है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम पर चोरी छुपे मन पंचायतों में भी लोगों ने रास्ते बनाए हैं, खड़िया खोदी जा रही है, शिकायतें आ रही हैं। वो अगर ऐसी शिकायतें हैं तो प्रशासन को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, खैर अलग बात है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के क्षेत्र में हम गरीब हुए हैं। और अभी अक्सर अगर हम तो चाहते हैं कि दुनिया भर में जो पुरानी खदान क्षेत्र हैं, बहुत बड़े बड़े खदान क्षेत्र हैं, उनका वीडियो आने चाहिए बागेश्वर जनपद के लोगों के पास कि खदान क्षेत्र का जो असल भूस्वामी होता है उसे 8-10 साल जब तक वो खड़िया खुद रही होती है कुछ पैसा मिलता है, लेकिन जब वो खड़िया बंद हो जाती है, जब वो खनिज बंद हो जाता है, उसके बाद उसके जब पैसों की आय खत्म हो चुकी होती है। भाई 1980 में जब पहली खड़िया का पत्थर बागेश्वर से खुदा था तब 1 रुपये की कीमत क्या थी। मैं डॉलर के सापेक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सापेक्ष की बात कर रहा हूँ कि 1 रुपये में कितनी चीनी आती थी, 1 रुपये में कितने बीड़ी के बंडल आते थे, 1 रुपये में कितनी माचिस आती थी, 1 रुपये में कितना किलो गेहूँ आता था, 1 रुपये में हम कितना पाव कितना किलो चावल खरीद सकते थे, मोटा ही सही। 1982 में जब पहली खड़िया खुदी थी। और आज जब बहुत बड़े लेवल पर खड़िया बागेश्वर में है, तब 1 रुपया में क्या आ रहा। इस हिसाब से जिस दिन आपके खेत की खड़िया खत्म हो जाएगी और उसके 10 साल के बाद आपकी जेब ठन ठन गोपाल होगी। जो चालाक किस्म के लोग जो खड़िया के व्यापारी हैं वो कहीं बाहर बस चुके होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जिसको साल के साल कुछ मिल रहा है उसका मिलना बंद होगा और फिर वो मजबूर होंगे पहाड़ छोड़ने के लिए, क्योंकि आपकी ज़मीन में कुछ पैदा हो नहीं रहा होगा। तो ये एक मापदंड। खैर थोड़ा सा और अभी अब एक और समस्या है इन 26 सालों में, एक जो सवाल उठना चाहिए, जो जिलाधिकारी के लिए उठना चाहिए, जिलाधिकारियों के लिए। ये सारे जिलाधिकारी जो इन 26 सालों में रहे, इन सबको बागेश्वर बुलाया जाए, पूछा जाए कि ये जो नदियों में गाद फट गई है, खड़िया की गाद, या विकास के नाम पर जो खोदा है आपने, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको तो बैठाया था, सबसे बड़ी ताकत आपको दी थी, आपको ताकतवर अधिकार देकर बैठाया था, फिर ये गाद कैसे बढ़ गई? एक सवाल और पूछा जाए, लाखों मैट्रिक टन खड़िया निकली, उसकी गाद गई कहाँ? मलबा गया कहाँ? क्योंकि जितना मलबा निकलता है उसका तो 10 या 15% ही खड़िया होती है, बाकी कहाँ गया? क्या वो नदियों के रास्ते गच्छम गच्छामी हो गया? रोका क्यों नहीं गया? तो इन 26 सालों में पलायन बढ़ा है क्योंकि गरीबी बढ़ी है, एग्रीकल्चर सेक्टर घटा है इसलिए पलायन बढ़ा है, पशुपालन छरित हुआ है। अभी आपने देखा होगा हम 26वें साल का जश्न मना रहे हैं, इसी साल 25वें साल के मध्य में
लंपी नाम से, लंपी कहा है इन्होंने, अब कौन सा था, बहुत बड़ा रोग बागेश्वर जनपद के पशुपालकों ने झेला है। अभी जो चुनाव हुआ उसमें कहीं जिक्र नहीं था उसका। तो ये उपलब्धि इन 26 सालों में हम सब के सामने है। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ जो पाए में नहीं है, खोए में। पाए में अगर आप कहते हैं तो बहुत कुछ मिला हमको, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में सुनने में आ रहा है बागेश्वर में 16 बार हैं। 16 बार। बार ये शराब की दुकानें नहीं होती हैं, बार तो वो जगह होती है जहाँ बैठ कर आप शराब पी सकते हैं। 16 बार ये उपलब्धि है बागेश्वर में 26 साल की। और भी अभी अभी सुनने में आ रहा है एक बहुत बड़ा बार खुलने वाला, इसमें बहुत महंगी, सिर्फ महंगी शराब मिलेगी। रईसी बड़ी है तो महंगी चीज़ें तो सामने आएंगी। अब प्रश्न यही है 26 साल में कि कितने लोग 300, 250, 500 रुपये की इनकम से नीचे पहुंचे हैं और कितने लोग अरबपति होने की ओर तेजी से भाग रहे हैं। जब अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो निश्चित जानो कि 250, 300, 400 रुपल्ली प्रतिदिन या उससे भी कम, 100, 150 वाले हैं गाँव के अंदर, से भी कम की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी होगी। ये 26 साल का हिसाब किताब है, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, हम मनाएं 26वें साल का जश्न मनाएं। हमें 26 साल हो गए हैं अपना जिला बनाए हुए, लेकिन प्रश्नों के साथ कि क्या पाया क्या खोया। फिर मिलते हैं।